हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमांत राय आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सीमांत में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अधिगम के नए टॉपिक को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम पढ़ेंगे पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। इस सिद्धांत को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि पावलोव कौन थे और वो किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे। तो पावलोव मूलतः एक जीव वैज्ञानिक थे और वे अपने जीव विज्ञान से संबंधित शोध कर रहे थे। वो ये देख रहे थे कि पाचन की क्रिया के अंतर्गत लार का क्या इस्तेमाल होता है। जो हमारे मुंह में ये लार बनती है, क्या ये पाचन में कुछ इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है और है तो क्या है। तो इसी के अध्ययन के दौरान ही उन्हें इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को देने का एक प्रेरणा मिली उन्हें। तो उन्होंने जो एक शोध करना प्रारंभ किया था वो पाचन के ऊपर था और उनका शोध ने काफी प्रसिद्धि भी प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें सन 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो पावलोव को कितने सन में? सन 1904 में क्या प्रदान किया गया? नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। लेकिन ये पुरस्कार मनोविज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नहीं है, बल्कि ये पुरस्कार उन्हें दिया गया मनोविज्ञान से इतर जीव विज्ञान के क्षेत्र में। उन्होंने क्या खोज किया था? उन्होंने पाचन के अंतर्गत लार का क्या महत्व है इसको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था और उसको एक पेपर के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन उसी समय उन्हें इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को प्रस्तुत करने की प्रेरणा मिली थी। अब उन्होंने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो समझते हैं उनका एक प्रयोग था। देखिए, इधर हमने एक प्रयास किया है कि उनके एक प्रयोग को एक मूर्त रूप देने का, जो एकदम लग नहीं रहा। आप ज्यूम कर लीजिए कि ये एक प्रयोगशाला है और इस प्रयोगशाला में उन्होंने कुछ घंटियों को रखा हुआ था। ए, बी और सी हमने नाम दे दिया है। ये घंटियां और भी हो सकती हैं, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया आप लोगों को समझाने के लिए। और ये क्या है? ये उनका कुत्ता है। ये उनके लैब के बाहर लगी हुई खिड़की है जहां से उसको खाना सर्व किया जाता है। अब देखते हैं कि उन्होंने इस प्रयोग में क्या किया। तो उन्होंने सबसे पहले उस कुत्ते को इस प्रयोगशाला में रखा और उसकी जीभ से यहाँ पे ऑपरेट करके एक नली लगा दी, और ताकि जो भी उसके मुंह से लार निकले वो लार कहाँ आ जाए? वो लार सीधे सीधे इस परखनली में आके इकट्ठी होती है, ताकि उसको मेजर किया जा सके कि उसकी मात्रा क्या है। अब उन्होंने इस प्रयोग को आगे बढ़ाया। उन्होंने किया क्या कि इस कुत्ते के सामने सबसे पहले भोजन प्रस्तुत किया। तो भोजन के आने पर बहुत ही नेचुरली एक प्रक्रिया होती है कि मुंह से लार आना शुरू हो जाती है। तो निश्चय ही भोजन को देखकर कुत्ता नहीं, आदमियों भी लार स्राव होता है। उसी के द्वारा हमारे पाचन क्रिया प्रारंभ हुई होता है। तो निश्चित रूप से ये एक ऐसी बात नहीं जिसे देखकर हम अचंभित हो सकते हैं, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है। भोजन के आने पर लार का स्राव होता है और वही लार जो होती है भोजन के साथ मिक्स होकर हमारे पेट में जाती है और आगे की प्रक्रिया पाचन के रूप में संपादित की जाती है। तो यहाँ ये इसका मतलब कि लार का एक संबंध भोजन के साथ नेचुरली जुड़ा हुआ था। उसके लिए हमें कभी कुत्ते को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता नहीं है कि भैया लोग खाना हम दे रहे हैं और लार निकालो, नहीं तो फिर तुम्हारा पाचन नहीं होगा। ये नेचुरल प्रोसेस है कि भोजन के आने के बाद लार का स्राव होता है। यानी कि भोजन में और लार के स्राव में एक नेचुरल संबंध है, एक स्वाभाविक संबंध दिखाई देता है। उसे हमें ट्रेनिंग देने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे हमें पावलोव के अनुसार अगर हमें उनके सिद्धांत को समझना है तो दो शब्दों को समझना पड़ेगा। एक होता है स्वाभाविक और दूसरा अस्वाभाविक। अब इसके साथ हम कुछ भी नाम जोड़ सकते हैं। स्वाभाविक उद्दीपक जोड़ लेते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक। तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा उद्दीपक स्वाभाविक है और कौन सा अस्वाभाविक? तो हम प्रयोग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो उन्होंने सबसे पहले इसके सामने जब खाना प्रस्तुत किया तो खाने को देखकर कुत्ते ने लार स्राव करना प्रारंभ कर दिया, जिसे देखकर न हम अचंभित होंगे और न आप, क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस है और जो चीज़ स्वभावतः होती है, जो चीज़ प्राकृतिक रूप से होती है, वो हमको अचंभित नहीं करती है। इस क्रम में इसका मतलब यहाँ पे अधिगम नहीं है, ये तो उसका पहले से ही व्यवहार है। तो यानी कि अधिगम की श्रेणी में से हम नहीं रखेंगे। तो इस प्रयोग में पावलोव आगे बढ़ते हुए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अब एक प्रोसेस अपनाया कि खाने को देने से पहले वो घंटी बजाना शुरू कर दिए।
तो हम मान लेते हैं कि पहले पावलोव ए नामक घंटी को बजाते थे, उसके कुछ ही सेकंडों के बाद, ये कह सकते हैं आधे सेकंड के अंतराल के बाद उन्हें खाना देते थे। तो क्या होता था, उस खाने को देख के कुत्ता लालसा करने लगता था। अब यहाँ ये आप अगर सोच रहे हो कि घंटी के कारण लालसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। लालसा तो किसके कारण हो रहा था, भोजन के कारण ही हो रहा था। इस प्रोसेस को बार बार दोहराया गया। किस प्रोसेस को, घंटी का बजना और उसके आधे सेकंड के बाद भोजन का आना, और उसके बाद फिर क्या हो रहा है, लार का आना। तो ये बार बार इस व्यवहार को पावलोव ने उस कुत्ते के ऊपर अप्लाई कर दिया। इस पूरे के पूरे प्रयोग में जब कई दिन बीते, तो देखते जब एक ही व्यवहार को, एक ही कार्य प्रणाली को हम बार बार दोहराते जाते हैं, तो एक आदत सी बन जाती है। तो कुत्ते के अंदर एक आदत सी विकसित हो गई, या कह सकते हैं कुत्ते के अंदर एक आशा ने जन्म लिया। आशा क्या होता है, आशा यही होता है कि अब उसने लगातार घंटी की आवाज को सुना, भोजन को देखा, भोजन को, तो वो उसके मन में ये आशा उत्पन्न होने लगी धीरे धीरे कि घंटी के बजने के तुरंत बाद हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है। तो एक तरह से उसने आशा करना प्रारंभ कर दिया, घंटी बजी और अब क्या आने वाला है, भोजन आने वाला है। तो धीरे धीरे ऐसा करते करते जब कुछ दिन बीता, तो एक दिन पावलोव ने घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया। इस क्रम में क्या हुआ, इस क्रम में पावलोव ने देखा कि घंटी के बजने के बाद जब भोजन उसे नहीं भी दिया गया, फिर भी कुत्ते ने लालसा करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि जो शक्ति या जो क्षमता या जो गुण पहले भोजन के अंतर्गत रहा था, अब वही क्षमता किसने अपने अंदर प्राप्त कर ली है, तो घंटी ने प्राप्त कर ली है। नेचुरली घंटी के द्वारा कुत्ता कभी लालसा नहीं करता है, लेकिन जब पावलोव ने इस प्रकार से शेड्यूल वे में या एक प्रकार एक के बाद एक उद्दीपकों को प्रस्तुत किया कि पहले घंटी, फिर उसके आधे सेकंड के बाद भोजन, तो इस प्रक्रिया के दौरान कुछ तो ऐसा जरूर हुआ होगा जिसके द्वारा घंटी के द्वारा भी कुत्ता लालसा करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये पक्का है कि घंटी ने किसी गुण को अनुकूलित कर लिया या अपने में ले लिया। तो किसके गुण को, तो किसका गुण था लालसा, तो आप देखेंगे कि भोजन का गुण था लालसा करना। तो भोजन के अंतर्गत जो एक क्षमता पाई जाती थी, उसके साथ साथ प्रस्तुत होते होते घंटी ने उस क्षमता को अपने अंदर अडॉप्ट कर लिया या उसका अनुकूलन कर लिया। किसके साथ अनुकूलन हो गया घंटी का, तो भोजन की क्षमता के साथ अनुकूलन हो गया। भोजन की क्षमता क्या थी कि कुत्ते के अंदर लालसा उत्पन्न करना। तो इस प्रक्रिया में दो चीजें हमारे सामने हैं, एक उद्दीपक और दूसरा अनुक्रिया। अनुक्रिया तो नहीं बदली, लार का स्राव ही हो रहा था, लेकिन एक बार लार का स्राव किसके कारण हुआ था, भोजन के कारण, जो उसकी प्लेट में मिला था। तो इसको देखकर हम अचंभित नहीं हुए। लेकिन अगर हम किसी को यह दिखाएं कि देखो घंटी बजाते हैं और ये कुत्ता लालसा करने लगता है, तो पक्का एक अचंभित करने वाला इंसिडेंट है। इन द सेंस कि वह जो संयोग है दो चीजों का, उद्दीपक और अनुक्रिया का, ये नेचुरल नहीं है। पक्का है कि इसके साथ कुछ न कुछ किया गया है, यानी कि उस पूरे के पूरे प्रोसेस को कहीं ना कहीं छेड़ा गया है, यानी उसको प्रशिक्षित किया गया है कि आप सीटी, आप घंटी को सुनिए और क्या करिए, लार का स्राव करिए। तो वास्तव में ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। तो इसका मतलब कि वो उद्दीपक भी क्या है, फिर अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, तो स्वाभाविक उद्दीपक वह होता है जो बिना किसी प्रशिक्षण के एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया को जन्म देता है। जैसे भोजन ने उस कुत्ते के अंदर लालसा को जन्म दिया, तो यहाँ पे भोजन स्वाभाविक उद्दीपक है और लालसा क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो अस्वाभाविक क्या है, सेम इसी का उल्टा, यानी कि वह उद्दीपक जो स्वभावतः वह करने में समर्थ नहीं था, लेकिन किसी कारणवश वह अनुबंधित अनुक्रिया करने का जो क्षमता है उसे प्राप्त कर लेता है। किसके द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, बार बार। तो यहां हम ये जान गए कि स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है। स्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, स्वाभाविक उद्दीपक वह जो बिना किसी प्रशिक्षण के किसी जीव में, प्राणी में, व्यक्ति में एक विशेष प्रकार की अनुक्रिया को जन्म देता है। और अस्वाभाविक उद्दीपक क्या होता है, अस्वाभाविक उद्दीपक वो होता है जो प्रशिक्षण के बाद स्वाभाविक उद्दीपक वाली अनुक्रिया को कराने में समर्थ हो जाता है, लेकिन प्रशिक्षण के बाद। तो यहाँ पे स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक के बीच का क्या अंतर है हमने अच्छे से समझ लिया है। अब इस प्रोसेस में हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में पावलोव इस निष्कर्ष तक कैसे पहुंचे। तो पावलोव ने अपने प्रयोग में क्या किया, ये हम जानने का प्रयास करते हैं।
तो जैसे जैसे हमने आपको समझाया कि सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले पावलोव ने उसने प्रयोग में यहाँ पे भोजन दिया उसको, तो भोजन को देखने के बाद कुत्ता ने क्या किया, लार स्राव किया। तो हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे भोजन। जो प्रयोग में हुआ है हम बारी बारी से उसको वहीं लिखते रहेंगे। भोजन को प्रस्तुत करने के बाद उस कुत्ते ने, जो पावलोव का कुत्ता था, उसने क्या किया था, उसने लार स्राव किया। अब बताइए कि यहां पे भोजन और यहां पे लार स्राव, ये घटना प्रथम बार घटित हुई, तो क्या इस घटना को देखकर कोई ये कह सकता है कि ये घटना स्वाभाविक नहीं है? अगर ये घटना स्वाभाविक है तो इसमें उपयोग में आने वाले जो दो घटक हमने आपके सामने लिखे, ये भी क्या होंगे, स्वाभाविक होंगे। क्योंकि अगर इसमें संलग्न ये उद्दीपक और ये अनुक्रिया का स्वाभाविक है, तभी वो घटना भी स्वाभाविक बनेगी। यानी कि यहाँ पे जो ये उद्दीपक है भोजन, ये स्वाभाविक उद्दीपक है, और जो ये लार स्राव, ये कौन सा उद्दीपक, ये क्या है, ये स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो हम यहाँ पे छोटे में लिख देते हैं, इसी के ऊपर लिख देते हैं, क्या लिख देंगे, स्वाभाविक उद्दीपक। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वाभाविक अनुक्रिया। तो ये तो नेचुरल प्रोसेस था। क्या पावलोव ये सिखाना चाहते थे? नहीं, ये तो वो सीखा हुआ था। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने अपने अगले प्रयोग में जब अगला टर्न आया उनका, तो उन्होंने थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। उन्होंने क्या परिवर्तन किया, उन्होंने घंटी बजाई, और घंटी बजाने के बाद कितने समय के बाद, लगभग आधे सेकंड के बाद उसे भोजन दिया। और देखा गया कि अभी भी कुत्ते ने क्या किया है, अभी भी कुत्ते ने लार स्राव किया। पहला प्रयोग है। तो पहले दिन घटना यह कि भोजन को देने के बाद क्या हुआ, लार स्राव हुआ। दूसरे दिन उन्होंने क्या किया, इस भोजन के साथ एक और उद्दीपक को उन्होंने ऐड कर दिया, वो घंटी। अब घंटी के बाद भोजन दिया गया। कितना समय के बाद, समय अंतराल कितना था, आधा सेकंड का। तो इस आधे सेकंड के बाद जब भोजन दिया गया तो कुत्ते ने फिर क्या किया, तो पावलोव के कुत्ते ने फिर से लार स्राव किया। तो ये लार स्राव की घटना किसके कारण हुई, घंटी के कारण हुई कि भोजन के कारण हुई? तो अभी आप कहेंगे कि भोजन के कारण हुई है, कि घंटी से तो उसका कुछ लेना देना था नहीं, बल्कि घंटी तो उसको परेशान ही कर रही थी खाना खाने में। तो यानी कि यहां भी जो ये घटना घटित हो रही है, ये इसमें भी इसको हम क्या कर सकते हैं, स्वाभाविक घटना। इसका मतलब कि जो लार स्राव के लिए उत्तरदायी है वो भी स्वाभाविक और लार स्राव भी स्वाभाविक। तो कौन उत्तरदायी है, भोजन। तो यहां पे भोजन फिर से क्या हो जाएगा, स्वाभाविक उद्दीपक। और ये लार स्राव कौन सी अनुक्रिया कहलाएगी, स्वाभाविक अनुक्रिया। तो फिर ये घंटी, ये भी तो उद्दीपक है, तो फिर ये कौन सा उद्दीपक कहेंगे, इसे स्वाभाविक उद्दीपक कह सकते हैं। तभी कहते जब इस लार स्राव में इसका कोई योगदान होता। बल्कि घंटी तो वो एक घटक, ये वो जो उद्दीपक है जो लार स्राव में बाधा उत्पन्न कर सकती है, यानी कि ये स्वाभाविक नहीं है। तो अगर स्वाभाविक नहीं तो है क्या ये, तो इसे हम कहेंगे अस्वाभाविक, अस्वाभाविक उद्दीपक। यानी कि पावलोव ने सबसे पहले अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया, फिर आधे सेकंड के बाद भोजन के रूप में स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया। तो यहां कुत्ते ने क्या किया, लार स्राव किया। तो इस वाले में अस्वाभाविक उद्दीपक घंटी है, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन है, और लार स्राव क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया है। फिर उन्होंने सेम इसी कार्य को कई बार दोहरा दिया, कई बार उन्होंने इस प्रोसेस को दोहराया। और जब हम कई बार तक किसी चीज को करते हैं तो एक आदत निर्मित हो जाती है हमारे अंदर। तो कुत्ते ने भी क्या किया, अपने अंदर एक आदत का विकास कर लिया। कौन सी आदत हुई उसके अंदर, अब वो लगातार आदी हो गया घंटी को सुनकर भोजन का इंतजार करने का। वो घंटी को सुनता और उसके मन में एक आशा विकसित होती कि अब भोजन आने वाला है। यानी कि इस प्रक्रिया ने उसके अंदर एक आशा को जन्म दे दिया कि घंटी बजी है, अब भोजन आने वाला है। ठीक है, अब इस प्रक्रिया में जब वो आशाओं को लगातार, पहले दिन उसको आशा हुई कि घंटी बजी, अब भोजन आने वाला है। फिर दूसरे दिन भी आशा उठी, देखो घंटी बजी, अब भोजन आने वाला है। और जो ही उसने सोचा तो ही भोजन आ गया। इसका मतलब उसकी आशाएं लगातार पूरी हो रही थी, फुलफिल की जा रही थी उसकी आशाएं।
तो अब धीरे 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 क्या हुआ, उसकी आशाएं संपुष्ट हो गई और वो इतनी बलवती हो गई, इतनी स्ट्रांग हो गई उसकी आशाएं कि अब उन आशाओं के परिणाम स्वरूप ही एक दिन जब आप किसी पे ज्यादा विश्वास करने लगते हैं तो धोखा जरूर देता है। तो पावलोव ने भी अपने कुत्ते को क्या किया, एक धोखा दिया। क्या धोखा दिया? उन्होंने घंटी तो बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया उन्होंने। लेकिन इस धोखे के बाद भी उस लाड़ श्राव ने, उस कुत्ते ने क्या करना शुरू कर दिया, लाड़ श्राव करना शुरू कर दिया। अरे धोखेबाज तो कौन थे? पावलोव थे। कुत्ता तो वफादार होता है, उसके मन में तो आशाएं विकसित हो चुकी थी, इसलिए उसने घंटी को सुनने पर क्या करना प्रारंभ कर दिया, लाड़ श्राव करना प्रारंभ कर दिया। अब आप ध्यान से यहां से लेकर यहां की प्रक्रिया को देखेंगे तो समझेंगे कि ये लाड़ श्राव कराने की क्षमता थी किसमें, भोजन में, और अभी यहां लाड़ श्राव कौन करा रहा है, घंटी। तो क्या घंटी पर कोई कुत्ता अगर लाड़ श्राव करता है तो क्या ये स्वाभाविक घटना है? नहीं, ये अस्वाभाविक घटना है। यानी कि ये और ये जो मेल है ये स्वाभाविक नहीं है, ये हमको, आपको और सभी को क्या करने वाला है, अचंभित करने वाला है। इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों जो घटक हैं इनका मेल कैसा है, अस्वाभाविक है। तो हम यहाँ पे घंटी को कौन सा उद्दीपक लिखेंगे, अस्वाभाविक उद्दीपक। और ये लाड़ श्राव को क्या बोलेंगे, ये भी हो जाएगा अस्वाभाविक अनुक्रिया। कभी कभी बच्चों के मन में ये एक संदेह उत्पन्न होता है कि लाड़ श्राव जब यहाँ पे स्वाभाविक अनुक्रिया है तो यहाँ पे अस्वाभाविक कैसे हो सकती है। देखिए ये अनुक्रिया किसके कारण हो रही है, तो भोजन के कारण, तो ये तो नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पे जो लाड़ श्राव हो रहा है वो भोजन के कारण ना होकर घंटी के कारण हो रहा है, जैसा स्वभावतः नहीं होता है। इसीलिए यह लाड़ श्राव कैसा है, अस्वाभाविक है, न कि स्वाभाविक। अब हमको ये देखना है कि ये क्षमता थी किसके पास, भोजन के पास। यानी जब भी भोजन आता तो इसका जिसके साथ संबंध था नेचुरली, स्वभावतः किसके साथ था, लाड़, तो वो भी आ जाता था। अरे जिसका जिसके भी संबंध होगा उसके आने पर तो दूसरा वही आएगा ना। तो यहां पे हमने देखा कि घंटी आई और घंटी के बजने पर कौन आ गया, लाड़ श्राव। इसका मतलब कि घंटी ने भी लाड़ श्राव के साथ क्या स्थापित कर लिया, एक संबंध स्थापित कर लिया है। यानी कि ये एक संबंध जो है, जो इसके साथ हुआ करता था, वो संबंध किसके साथ हो गया, घंटी के साथ हो गया है। यानी कि घंटी भोजन के साथ बार 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 प्रस्तुत होते होते उसने किसके साथ संबंध स्थापित कर लिया है, तो उस घंटी ने भोजन की उस क्षमता के साथ संबंध स्थापित कर लिया है, लाड़ श्राव के साथ संबंध स्थापित कर लिया है। यानी उसने, किसने, घंटी ने भोजन के उस गुण के साथ क्या कर लिया है, अनुबंधन कर लिया है, या कह सकते हैं उस गुण का अनुकूलन कर लिया है। इसीलिए ये जो अंतिम में जो ये अनुक्रिया होती है लाड़ श्राव के रूप में, इसे अस्वाभाविक अनुक्रिया भी कहते हैं, और इसे एक और नाम देते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया भी कह सकते हैं। इसे हम अनुकूलित अनुक्रिया भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि घंटी ने, जो एक अस्वाभाविक उद्दीपक है, उसने किसके साथ अनुबंधन कर लिया है, लाड़ श्राव के साथ, या उसने किसका अनुकूलन कर लिया है, तो भोजन के गुण के साथ अनुकूलन कर लिया है। इसलिए जब यह अनुक्रिया यहां होती है तो इसे हम अस्वाभाविक अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। और इसी कारण से इस सिद्धांत का नाम, जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत लिखा हुआ है, इसे हम और भी नामों से जानने लगते हैं। इस सिद्धांत को हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, इस सिद्धांत को हम कह सकते हैं अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। और क्या कह सकते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। तो इसका नाम अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्यों पड़ा, इसी कारण से। समझ में आया? अब सवाल उठा कि इसका नाम शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत क्यों पड़ गया। हम कहते हैं ना क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, उसका एक कारण यह था कि पावलोव ने इस प्रयोग के लिए जिस प्रयोगशाला का निर्माण किया था वह एक क्लासिकल लेबोरेटरी थी। यानी कि वो क्या थी, एक शास्त्रीय प्रयोगशाला थी, शास्त्रीय प्रयोगशाला।
तो ये जो प्रयोगशाला थी, नॉर्मल प्रयोगशाला नहीं थी, बल्कि कैसी प्रयोगशाला थी? शास्त्रीय प्रयोगशाला। तो पावलोव ने अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए एक शास्त्रीय प्रयोगशाला का प्रयोग किया, या एक शास्त्रीय प्रयोगशाला का निर्माण किया था। इसीलिए उस प्रयोगशाला के नाम से उनके सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। उसका नाम अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत क्यों पड़ गया? क्योंकि घंटी ने लार्सा के साथ एक अनुक्रिया के साथ क्या किया था? अनुबंधन कर लिया था। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत क्यों पड़ गया? क्योंकि घंटी जो एक अस्वाभाविक उद्दीपक है, उसने स्वाभाविक उद्दीपक के गुण का अनुकूलन कर लिया था अपने में, इसलिए इसे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं। तो इस सिद्धांत के कितने नाम हो गए? अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। इसका एक और नाम है टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत। टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत या यस प्रकार का अनुबंधन। देखिए, जितने भी अनुबंधन के सिद्धांत होते हैं उनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, टाइप एस और टाइप आर। अब ये टाइप एस और टाइप आर क्या होता है? देखिए, जो टाइप एस होते हैं उन अनुबंधन को कहते हैं जिसमें कि उद्दीपक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और जिनमें अनुक्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसे हम क्या कहते हैं? टाइप आर अनुबंधन। तो यहां पे कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है? उद्दीपक, क्योंकि भोजन पहले आ रहा है तब लालसा हो रहा है, तो यहां पे उद्दीपकों को ज्यादा महत्व दिया गया है। इसीलिए यह अनुबंधन का सिद्धांत किसके अंतर्गत आएगा? टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस सिद्धांत का कितने नाम हो गया? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, ये फिर इसके बाद अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत, और इसी सिद्धांत को हम प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पांच किया। तो अभी तक हमने समझा कि उद्दीपक अनुक्रियाओं में ये दोनों प्रकार कैसे कैसे हैं, स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक। अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है यूसीएस, यूसीएस, सीएस, सीएस, यूसीआर, सीआर। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, यूसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? अनकंडीशनड स्टिमुलस, यानी कि ऐसा उद्दीपक जिसकी कंडीशनिंग नहीं की गई है, यानी कि जो स्वाभाविक हो। तो यूसीएस का फुल फॉर्म क्या हो गया? अनकंडीशनड स्टिमुलस, स्वाभाविक उद्दीपक। यूसीएस का मतलब भोजन जो प्रयोग में आता है। सीएस का मतलब क्या होता है? कंडीशन स्टिमुलस, यानी कि वो उद्दीपक जिसका कंडीशनिंग की गई हो, जैसे घंटी, तो उसे क्या बोलते हैं? अस्वाभाविक उद्दीपक। यूसीआर फुल फॉर्म क्या होता है? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया, मतलब ऐसी अनुक्रिया जिसकी कंडीशनिंग नहीं की गई है। तो इससे भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि यूसीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि यूसीएस क्या होता है और सीएस क्या होता है। इस क्रम में अब हम ये देखेंगे कि पावलोव के इस सिद्धांत में उन्होंने कहा क्या था। तो अगर इसे याद करेंगे तो काफी लंबा सा सिद्धांत है, जिसे याद करने में आपको दिक्कत हो सकती है, तो उसको समझ लेते हैं। तो उस प्रयोग में, ये जो प्रयोग आपके सामने लिखा हुआ है, इस प्रयोग को ध्यान में रखते हुए अगर आप मेरी बातों को सुनेंगे तो निश्चय ही क्या होगा, वो सिद्धांत आपको जीवन में कभी भूलेगा नहीं। चलिए, जो उन्होंने किया है हमने ठीक क्या करना है, उसी को सिद्धांत के रूप में बोलना है। तो हम शुरुआत कहां से करेंगे? यहां से, जहां से अनुबंधन प्रारंभ हुआ है। क्योंकि ये वाला कार्यक्रम तो हम सब जानते हैं, स्वाभाविक काम है कि भोजन को देखता है कुत्ता और लाल स्राव करता है। तो यहां पे क्या करते हैं? तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या, कि जब किसी जीव के सम्मुख, जीव मतलब वो कुत्ता, तो जब किसी जीव के सम्मुख किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को, किया गया ना, किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है, तो यानी घंटी को भोजन के साथ जब हम बार बार प्रस्तुत करेंगे तो क्या होगा? देखिए क्या हुआ, यही हुआ कि इसने इसके गुण के साथ अनुकूलन कर लिया, या कह सकते हैं अनुबंधन कर लिया। तो क्या हुआ? जब किसी जीव के सम्मुख किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है, तो अस्वाभाविक उद्दीपक का संबंध स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ हो जाता है।
मतलब कि इस अस्वाभाविक उद्दीपक संबंध किसके साथ हो जाएगा, इसका। और ये कौन है, स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया है। तो जब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जीव के सम्मुख बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपक का संबंध स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ हो जाता है। तो होता क्या इससे, तथा बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने पर जीव क्या करता है, स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया को देने लगता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया। तो सिद्धांत एक बार फिर से सुन लीजिए। जब किसी जीव के सम्मुख अस्वाभाविक उद्दीपक को किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करते हैं तो अस्वाभाविक उद्दीपक का संबंध स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया के साथ हो जाता है, तथा बाद में केवल अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने पर जीव स्वाभाविक उद्दीपक की स्वाभाविक अनुक्रिया देने लगता है, जिसे अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? यहां तक आप लोगों को एकदम क्लियर है कि स्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है और अनुबंधित अनुक्रिया क्या होती है। तो वह अनुक्रिया जो अनुबंधन के बाद हो वो अनुक्रिया। तो कभी कोई क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि पावलोव के प्रयोग में जो अंत में अनुक्रिया हुई लाल स्राव के रूप में, उसे हम कौन सी अनुक्रिया कहेंगे, स्वाभाविक अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया? तो क्या कहेंगे उसे, अनुबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया। और इसी के नाम पर इस सिद्धांत का नाम क्या पड़ गया है, अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। तो यहां तक आप लोगों को एकदम समझ में आ गया क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यूसीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, अनकंडीशन स्टिमुलस। हिंदी में से क्या बोलते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक। क्यों स्वाभाविक कहते हैं, क्योंकि अनकंडीशन यानी कि जिसका कंडीशनिंग नहीं हुआ है तो वह स्वाभाविक ही होगा। यूसीआर अनकंडीशन रिस्पॉन्स यानी कि स्वाभाविक अनुक्रिया, मतलब ऐसी अनुक्रिया जिसका अनुबंधन नहीं हुआ है। उसी तरह से सीएस, तो यू हट जाएगा तो अन हट जाएगा, तो सीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंडीशन स्टिमुलस। और सीआर का मतलब क्या हो जाएगा, कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, इस पृष्ठ का आप लोग क्या करेंगे कि स्क्रीनशॉट लेंगे ताकि बाद में आप लोगों को समझ में आए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत का पूरा सिद्धांत यहाँ लिखा हुआ है। जो हमने आपसे कहा था वो यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग की तरफ। पावलोव ने अपने अनुबंधन सिद्धांतों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए कुछ अलग से फिनोमेना प्रस्तुत किया। उनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला उन्होंने प्रस्तुत किया उत्तेजना का नियम। अगर आपसे पूछे कि उत्तेजना का नियम किसने दिया है तो किसने दिया है, पावलोव ने दिया है। लेकिन अब हमको देखना है कि ये पावलोव के इस पूरे प्रयोग में, इस पूरे सिद्धांत में उत्तेजना कहां दिखती है। तो अब ध्यान दीजिए उस प्रयोग के ऊपर जिसमें पावलोव ने घंटी बजाई, उसके आधे सेकंड के बाद भोजन प्रस्तुत किया और कुत्ते ने लाल स्राव किया। फिर धीरे धीरे जब इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते चले गए तो दोहराने की इस प्रक्रिया में एक आशा ने जन्म लिया। उस कुत्ते के मन ये आशा विकसित होने लगी कि घंटी के बजने पर ही भोजन आता है। इस आशा ने ही क्या किया, उस कुत्ते के अंतर्गत उत्तेजना को जन्म दे दिया। अगर वो कुत्ता उत्तेजित नहीं होता तो घंटी के बजने के बाद वो भोजन का इंतजार करता, तब लाल स्राव उसके अंदर होता। लेकिन उस उत्तेजना के द्वारा ही भोजन के आने से पहले ही कुत्ते ने लाल स्राव करना प्रारंभ कर दिया। तो सवाल उठता है कि उत्तेजना किसने पैदा की, उस भोजन ने की, उस घंटी ने। तो वास्तव में आशा किसने पैदा की, वापस लौटिए। तो उत्तेजना कैसे पैदा की, तो उत्तेजना उसने पैदा की जिसने आशा उत्पन्न किया। तो आशा किसने उत्पन्न किया, उस घंटी ने। इसका मतलब उत्तेजना के नियम के अनुसार अगर कोई पूछे कि उत्तेजना किसने जन्म दिया, स्वाभाविक उद्दीपक ने कि अस्वाभाविक उद्दीपक ने, तो आप कहेंगे किसने, घंटी ने। और घंटी क्या है, घंटी एक सीएस यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक है। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा, आप लिख सकते हैं कि उत्तेजना के नियम के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक जीव को इस हद तक उत्तेजित कर देता है कि वह अनुबंधित अनुक्रिया करने के लिए बाध्य हो जाता है।
तो उत्तेजना का नियम क्या कहता है, एक बार फिर से सुन लीजिए। उत्तेजना के नियम के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक यानी घंटी जीव को इस हद तक उत्तेजित कर देती है कि वह अनुबंधित अनुक्रिया करने के लिए बाध्य हो जाती है। आपके साथ भी अक्सर ऐसी घटनाएं घटित हुई होंगी जिसमें आप स्वाभाविक उद्दीपक से पहले ही स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगते हैं। इसका परिणाम वहां भी क्या होता है, उत्तेजना ही होता है। जैसे अक्सर खेल खेल में अगर हम लोग खेल खेलते हैं, वो हम लोग खेलते हैं कौआ उड़, फिर करते हैं गिलहरी उड़, तो उस चीज के बाद जो पकड़ा जाता है, नहीं कि जो गलत सिंबल पे उड़ा देता है कि गिलहरी उड़, तो आप उड़ा देते हैं, फिर कहते हैं नहीं ये तो गलत है, फिर वहां पे ऐसे हाथ करते हैं ना, तो फिर क्या होता है, जो समझदार लोग होते हैं क्या करते हैं कि जब अगला मारता है तो एक आध दो बार हाथ को नहीं हटाते हैं, लेकिन जब उसकी एक आदत पड़ जाती है ऐसे ऐसे माने, उसी बीच में क्या करता है वो अपने हाथ को हटा लेता है। तो आप एक कंटिन्यूटी के द्वारा एक आदती हो गए, आपके अंदर एक आशा उत्पन्न हो गई और उसने आशा को ठीक क्या किया, ब्रेक कर दिया, और हाथ हटाते ही आप उसी आशा के थ्रू क्या किए, उसी का वो परिणाम होता है कि आप देखिए क्रिकेट के मैच में एक बॉलर अपनी पहली गेंद को एक स्पीड पे फेंकता है, दूसरी को भी उसी स्पीड पे फेंकता है, तीसरी को भी उसी स्पीड पे फेंकता है, और लगातार मार खाने के बाद चौका छक्का उसको लग रहे हैं उसकी गेंदों को, लेकिन वो क्या कर रहा है, लेकिन वो अपनी गेंदों को उसी स्पीड पे फेंक रहा है। क्यों जानते हैं, क्योंकि वह बॉलर जो है वो आपको उस स्पीड का आदी बना रहा है। उसके बाद जब वो चौथी गेंद फेंकता है तो स्लोअर में फेंक देता है ना, धीमी गेंद फेंक देता है, और आदतन जो अगला बैट्समैन है क्या करता है, उसी के हिसाब से बल्ले को भांस देता है, तो बल्ला उसका पहले आगे चला जाता है और बॉल क्या होती है बाद में आती है, और वो इस टाइम बल्लेबाज क्या होता है, आउट हो जाता है। तो यहां पे वो क्या कर रहा है, वहां पर भी वो कहीं ना कहीं पावलोव के इसी सिद्धांत को दे रहा है, जिसमें वो 1 2 3 4 करके पहले आदतों का निर्माण कराता है, फिर अचानक से एक धीमी गेंद फेंकता है और बॉलर की उस गेंद को वो समझ नहीं पाता। क्यों नहीं समझ पाता है, क्योंकि वो आदी हो चुका था उस स्पीड का खेलने का, और अचानक से जब वो ऐसे फेंका तो उसको लगा कि इसी स्पीड से आएगा गेंद, और मारने के लिए उसने बल्ले को उठाया, लेकिन बल्ले को उठाने के बाद उससे कुछ देर के बाद गेंद आती है, और जब गेंद आती है तो बल्ला हवा में होता है और गेंद क्या होती है, इसे जाके स्टंप पे लगती है और प्लेयर क्या होता है, आउट हो जाता है। तो इसी तरह से प्रक्रिया को उसने अंजाम दिया। तो वहां पे वास्तव में जो घंटी है वही उसके अंदर उत्तेजना को जन्म देने का मुख्य कारक है। चलिए दूसरे पे आते हैं। दूसरा घटक है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण, पहला तथ्य ये था, दूसरा ये उद्दीपक सामान्यीकरण। सीधा सीधा 2 कीवर्ड हैं इसमें, एक उद्दीपक है, आप जानते ही उद्दीपक कौन कौन सा था, भोजन था, घंटी था। सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है, इसका मतलब इंग्लिश में से जनरलाइजेशन बोलते हैं, लेकिन यहां आप समझने के लिए समझे कि यहां पे उस कुत्ते ने क्या किया, जो प्रयोग में पावलोव ने एक कुत्ते का प्रयोग किया था, उस कुत्ते ने क्या किया था कि एक उद्दीपक को समान समझने की गलती कर दी थी। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो आप उस प्रयोग पे जाएंगे तो हमने आपको चित्र बनाते इसमें दिखाया था कि उस प्रयोग में 2-3 घंटियां A B C करके लटकी हुई थी। तो उस प्रक्रिया में पावलोव किस घंटी को बजाते थे, A नाम की घंटी को बजाते थे, बार बार उसी घंटी को बजाते, भोजन देते, कुत्ता लाड़ सराव करता, भोजन करता, आगे प्रोसेस। ये प्रक्रिया बार बार अपनाने के बाद हुआ क्या कि अब कुत्ते को जब A नामक घंटी बजती थी तो भोजन अगर नहीं भी दिया जाता था तो वो क्या करता था, लाड़ सराव करना प्रारंभ कर देता था। इसका मतलब कि अनुबंधन हो चुका है, लर्निंग हो चुकी है। लेकिन अपने प्रारंभिक समय में जब उसने अपनी उस घंटी के साथ अभी कम वक्त बिताया था तो उससे गलती हो जाती है कि उस चक्कर में उसे घंटी पता है कि ये एक संकेत है जिसके बाद भोजन आता ही आता है। जब पावलोव ने उस घंटी को चेंज किया कुछ दिनों के प्रारंभिक समय में, जब उसने 5-6 दिन बिताए, तो उसने अचानक से B नाम की घंटी को बजाना शुरू किया, जिसकी आवाज उससे थोड़ी डिफर थी, मतलब मोटी थी थोड़ी आवाज उसकी। लेकिन उसको सुनने के बाद भी देखा तो पावलोव के उस कुत्ते ने लाड़ सराव करना प्रारंभ कर दिया। तो पावलोव ने इतने दिनों तक जो मेहनत की थी वो किस घंटी को बजा बजा के मेहनत की थी, A के साथ। पावलोव क्या समझ रहे थे कि अनुबंधन किस घंटी के साथ हो रहा है, A के साथ। लेकिन फिर अचानक से ये कैसे हो सकता है कि B की घंटी को सुनने के बाद भी वो लाड़ सराव करने लगा, यानी कहीं न कहीं उस कुत्ते के द्वारा सीखने में कोई त्रुटि हुई है। यानी वो समान, चूंकि वो उद्दीपक वो भी घंटी था, लेकिन
वो घंटी नहीं था ना जिसके साथ उसका अनुबंधन हुआ था। यानी कि वो अपनी वाली घंटी को पहचानने में अभी बहुत ज्यादा एबल नहीं था, योग्य नहीं बन पाया था। क्यों ऐसा हुआ? आप क्यों नहीं पहचान पाया वो कुत्ता अपनी स्वयं की घंटी को? इसलिए क्योंकि उसने अभी उस घंटी के साथ कम अभ्यास किया था। यानी कि उद्दीपक सामान्यीकरण की जो घटना है उसका सीधा संबंध किससे होता है? त्रुटि से। एक एरर है जो होता क्यों है? क्योंकि आपने अभ्यास कम किया होता है। यानी अभ्यास की कमी, अभ्यास की कमी के द्वारा ही कौन सी त्रुटि एक व्यक्ति के द्वारा या उस अधिगमकर्ता के द्वारा हुई है, तो हम कह सकते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या होता है? इसमें जीव समान से उद्दीपकों के प्रति भी अनुबंधित अनुक्रिया देने लगता है। मतलब उसका मूल उद्दीपक नहीं होता है, लेकिन मूल उद्दीपक के समान दिखने के कारण या अनुभूत होने के कारण वह जीव क्या करने लगता है? उसी के समान अनुबंधित अनुक्रिया देने लगता है, जो एक प्रकार की क्या है? त्रुटि है। और इस त्रुटि का मुख्य कारण क्या है? अभ्यास की कमी। यानी कि यह त्रुटि कब होगी? यह त्रुटि प्रयोग के प्रारंभिक दिनों में ही होगी, बाद में नहीं होगी। इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो एक फिल्म का भी इंसिडेंट याद आता है। कहीं एक हंगामा फिल्म आई थी। उस फिल्म में क्या हुआ आप देखेंगे, उसमें एक सीन है एक लॉज का, जिस लॉज में जाकर दो लोग छुप गए थे। एक तो उस रामपाल याजपाल यादव नाम का एक व्यक्ति, छोटा सा कद वाला, वो जाके एक कमरे में छुपा था। उसके ठीक बगल वाले कमरे में कौन था? वो परेश रावल का जो नौकर था। वो दोनों ही किसी के डर के मारे उस लॉज में जाके छुपे थे। क्या वो लॉज में रोज रुकते थे? नहीं, डर के मारे एक दिन जाके छुप गए। लेकिन जब उस प्यून को ढूंढता हुआ शक्ति कपूर आता है, याद आ रहा है आप लोगों को वो इंसिडेंट? तो क्या हुआ, वो शक्ति कपूर आता है और सर्वेंट जो नौकर वाले दरवाजे को खड़खड़ाता है, तो बाहर कौन वो खड़खड़ा किसके कमरे को है? वो खड़खड़ा रहा होता है वास्तव में राजपाल यादव के कमरे को। लेकिन जो वो नौकर जो पहले से ही भयभीत था, उसको क्या लगा कि मेरे वाले दरवाजे के सामने खड़खड़ाहट हो रही है, और उसने क्या किया? दरवाजा खोल के पैर छूना शुरू कर दिया, वहां जोड़ के लेट गया। उसको क्यों महसूस हुआ कि मेरे ही दरवाजे के सामने नॉक हो रहा है? क्योंकि उसका अभ्यास कम था उस रूम के साथ। तो इसीलिए उससे भी ये गलती हो गई कि उसको समझ नहीं आया कि मेरा वाला ही नॉक हो रहा है दरवाजा कि दूसरा वाला। तो यानी कि ये गलती कब हुई? ये गलती उसके साथ इसलिए हुई क्योंकि वो उस लॉज में कम दिनों के लिए रहा था। जो उसका मालिक है उसके साथ ये गलती कभी नहीं हो सकती, क्योंकि वो उसने वहां पे अपना पूरा जीवन बिताया हुआ है। तो अभ्यास की कमी से जो त्रुटि देखने को मिली उसे हम क्या कहते हैं? उद्दीपक सामान्यीकरण। और इसका मतलब क्या आता है? इस त्रुटि के अंतर्गत उद्दीपक समान से दिखने वाले दूसरे उद्दीपकों के प्रति भी अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है, जिसका मुख्य कारण क्या है? अभ्यास की कमी। ठीक इसी से मिलता जुलता एक दूसरा आता है, उसे कहते हैं उद्दीपक विभेदन। उद्दीपक सामान्यीकरण मतलब उद्दीपक को समान समझने की गलती करना। यहां क्या हो रहा है? उद्दीपक विभेदन मतलब वो उद्दीपकों में विभेद करने में अब समर्थ हो गया है। यानी यहां वो समर्थ नहीं था और यहां वो समर्थ हो गया है। तो अगर ये दोनों आपस में विपरीत हैं तो इन दोनों घटनाओं के कारण भी क्या होंगे? आपस में विपरीत होंगे। तो अगर उद्दीपक सामान्यीकरण का कारण अभ्यास की कमी है तो उद्दीपक विभेदन का कारण क्या हो जाएगा? अभ्यास की अधिकता। यानी कि एक बात तो कंफर्म हो गई कि जब आप अभ्यास ज्यादा करेंगे तो आप क्या करेंगे? तब आप अपने मूल उद्दीपक को पहचान लेंगे, और जब अपने मूल उद्दीपक को पहचान लेंगे तब क्या होगा? आप केवल उसी के प्रति अनुबंधित अनुक्रिया करेंगे। और ये कब होगा? जब आप अभ्यास को बढ़ा देंगे। तो अगर पूछा जाए तो सबसे पहले आपको क्या बताना है कि उद्दीपक विभेदन जो है वो उद्दीपक सामान्यीकरण के ठीक विपरीत है, और यह कब होता है? अभ्यास की अधिकता के कारण। और इसका मतलब क्या होता है कि अभ्यास की अधिकता कारण व्यक्ति क्या करने लगता है, या अधिगमकर्ता क्या करने लगता है? अपने मूल उद्दीपक को पहचान कर केवल उसी के प्रति अनुबंधित अनुक्रिया करता है। तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण और उद्दीपक विभेदन परस्पर एक दूसरे के विपरीत घटनाएं होती हैं। ठीक, चलते हैं अपने चौथे टॉपिक के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ने क्रम में चौथा है आंतरिक अवरोध का नियम।
आंतरिक अवरोध का नियम। पीछे के 3 समझ में आ गए होंगे, आशा है। नहीं समझ में आएंगे तो आप कमेंट करिएगा, हम निश्चित रूप से उसको समझाने का प्रयास करेंगे, अन्य उदाहरणों की सहायता से समझाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, कोई भी नियम या कोई भी तथ्य देखिए तो उससे तुरंत उस प्रयोग से जरूर जोड़िए। इसमें क्या लिखा है? आंतरिक अवरोध का नियम। आंतरिक मतलब क्या होता है? अंदर से। अवरोध का मतलब क्या होता है? रोकना। यानी यह नियम का संबंध किसका? अंदर से रोकने का। अच्छा, अंदर से क्या चीज रोकी जा सकती है? तो आप प्रयोग में ध्यान दीजिए कि कौन कुछ कर रहा था, तो कुत्ता ही कर रहा था। क्या कर रहा था? लाल स्राव कर रहा था। सवाल उठता है कि अगर कुत्ता लाल स्राव कर रहा था तो वो अंदर ही अंदर उसे रोकेगा क्यों? ऐसा क्या कारण आ गया कि उसे रोकने की जरूरत पड़ गई? तो क्यों नहीं कारण आ गया? तो कर क्यों रहा था? क्योंकि अब उसे भोजन दे रहे थे तो लाल स्राव कर रहा था, तो भोजन नहीं देंगे तो लाल स्राव नहीं करेगा। तो उस प्रयोग में क्या हुआ लास्ट में कि बार बार उसे घंटी जब बजाई जाती थी, अब भोजन नहीं देते थे, तो वो उत्तेजनावश क्या करता था? अनुबंधित अनुक्रिया करता था, यानी कि लाल स्राव करता था। लेकिन कितनी बार? जब तक उसकी आशाएं बनी रहेंगी तभी तक उस आशाओं के कारण उसके अंदर उत्तेजना जन्म लेगी और उसी उत्तेजना के फलस्वरूप वो लाल स्राव करेगा। लेकिन जब बार बार आप उसी चीज को कंटिन्यू आगे प्रोसेस में लेते रहेंगे कि शेर आया शेर आया शेर आया, तो क्या होगा? एक दिन सही में शेर आ जाएगा, कोई बचाया नहीं जाएगा। वही उसके साथ भी हुआ। बार बार क्या हो रहा था? बार बार घंटी बजती थी, यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता था, कुत्ता जो है वो अनुबंधित अनुक्रिया करता था, लेकिन भोजन नहीं दिया जाता था, यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक नहीं प्रस्तुत होता था। जब बार बार इसको आगे प्रोसेस बढ़ाया गया, इस प्रक्रिया को बढ़ाया गया, तो हुआ क्या? हुआ ये कि उसके अंदर जो आशाएं थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगी और देखा ये गया कि अब घंटी बजाने पर कुत्ता जो है वो लाल स्राव करना बंद कर दिया। नहीं, भूला नहीं था, बल्कि वो जानबूझकर बंद कर दिया, क्योंकि वो समझ गया था कि अभी घंटी बजाई है, बस भोजन नहीं देंगे, बहकावत है हमें। तो इसलिए क्या किया उसने? इसलिए उसने घंटी सुनने के बाद अपने आप को लाल स्राव करने से रोक लिया। तो आंतरिक अवरोध का नियम क्या कहता है? आंतरिक अवरोध का नियम कहता है कि जब किसी जीव के सम्मुख किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रस्तुत करने के बाद आप स्वाभाविक उद्दीपक को बार बार प्रस्तुत नहीं करेंगे तो जीव क्या करता है? जानबूझकर अनुबंधित अनुक्रिया करना बंद कर देता है। और यही क्या है? आंतरिक अवरोध का नियम है। फिर से सुन लीजिए एक बात ध्यान से कि जब किसी जीव को अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद स्वाभाविक उद्दीपक बार बार प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो जीव जानबूझकर अनुबंधित अनुक्रिया करना बंद कर देता है, और इससे ही हम क्या कहते हैं? आंतरिक अवरोध का नियम। ठीक, इस क्रम में 5वां आ जाइए। ये आंतरिक अवरोध का नियम था। अब क्या हो जाएगा? बाह्य अवरोध का नियम। बाह्य अवरोध का नियम का मतलब क्या होता है? यानी यहां भी तो अवरोध उत्पन्न होगा, लेकिन वो आंतरिक नहीं है, वो बाह्य है। आंतरिक मतलब उस प्रयोगशाला की परिस्थिति में अंदर क्या चीजें थी? घंटी था, भोजन था, कुत्ता था, तो लाल स्राव कर रहा था। अब इसके अलावा अगर उस अनुबंधन की प्रक्रिया को कोई डिस्टर्ब करेगा तो निश्चय ही वो कौन होगा? वो बाह्य होगा। तो यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो सबसे पहले CS यानी कि घंटी, उसके बाद क्या आता था? UCS यानी कि भोजन, और उसके बाद होता क्या था? तो लाल स्राव यानी कि UCR। इस प्रक्रिया के अंतर्गत यही 3 चीजें आंतरिक थी। अब सोचिए कि पाला उस घंटी को बजाते, उसके बाद भोजन आता, वो लाल स्राव करता। अब इस प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करने का काम अगर कोई बाहरी कारक करता है, उस घंटी, उस भोजन और कुत्ते के बीच में अगर कोई आने का प्रयास कर रहा है तो समझिए वो बाह्य कारक होगा, वही बाह्य अवरोध उत्पन्न करेगा। तो हुआ क्या कि जब पाला उस घंटी को बजाते और भोजन को प्रस्तुत करते, उसी के बीच में कुछ और आवाजें उस कुत्ते को सुनाई देने लगी। क्या हुआ होगा उस समय? उस पूरी प्रयोगशाला में भोजन का आना एक ऑटोमेटिक प्रोसेस था जो एक स्विच के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। तो हुआ यह कि ज्यों ही पाला उस घंटी को बजाते, फिर उस स्विच को ऑन करते ताकि वो भोजन उनके पास चल के आए कुत्ते के सामने और वो उसके प्रति अनुक्रिया करे, तो उस घंटी
को बजाने के बाद जो उस स्विच को ऑन किया जाता था तो पावलोव इतनी जल्दी में उसको ऑन करते थे कि उस घंटी की स्विच की आवाज भी क्या होती थी, कुत्ते को सुनाई देती थी। और इस प्रकार से भोजन के ठीक पहले उसे क्या सुनाई दिया? घंटी नहीं, वो स्विच की आवाज सुनाई देती थी जिससे सुनने के बाद भोजन उसे मिलता था। तो पावलोव लगातार ये सोच रहे थे कि मैं अनुबंधन करा रहा हूं उस घंटी के साथ, लेकिन जब अनुबंधन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई और उन्हें घंटी बजाया तो लाशा नहीं हुआ एक दिन। तो उन्होंने सोचा अरे ये क्या हो गया। तो उन्होंने उस प्रक्रिया को जब आगे बढ़ाया और घंटी बजाने के बाद वो स्विच को बजा दिए, ऐसे जो ही ऑन किए तो उस ऑन की आवाज को सुन के कुत्ता लाशा करने लगा। तो उन्होंने इस प्रक्रिया में देखा कि हम अनुबंधन करा रहे थे उसके साथ, लेकिन एक ध्वनि जो उस घंटी के बाद उत्पन्न होती थी भोजन के ठीक पहले, उस स्विच के ऑन ऑफ की, उसके साथ अनुबंधन हो गया। तो हम तो कराना नहीं चाह रहे थे, तो यानी कि उस आवाज के साथ अनुबंधन हो गया। यानी कि वो आवाज जो थी वो क्या था? एक बाह्य कारक था। यानी कि जब हम किसी उद्दीपक के साथ हम एक अनुबंधन निर्मित करना चाहते हैं तो उसमें हम क्या ध्यान देना चाहिए कि उन दो उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक, मतलब कि अस्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक के बीच कोई अन्य उद्दीपक की प्रस्तुति नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप अनुबंधन कराएंगे अपने अस्वाभाविक उद्दीपक से और अनुबंधन हो जाएगा दूसरे वाले बाह्य उद्दीपक। इसे ही हम क्या कहते हैं? बाह्य अवरोध का नियम। यानी कि बाह्य अवरोध के नियम के अनुसार अनुबंधन की प्रक्रिया को कोई बाह्य कारक क्या करता है? प्रभावित कर देता है, जिससे क्या होता है? अनुबंधन की शक्ति कम हो जाती है। यानी कि बाह्य अवरोध का नियम का संबंध किसी बाह्य उद्दीपक से है जो अनुबंधन की क्षमता को क्या कर देता है? कम कर देता है। समझ में आ गया? आते हैं पांचवा, छठवां। इसके बाद हम लिखते हैं स्वतः पुनर्लाभ। स्वतः पुनर्लाभ का मतलब क्या होता है? स्वतः का मतलब अपने से, पुनर्लाभ को अगर हम तोड़ दें तो इसके दो भागों में टूट जाएंगे ना, पुनः और धन लाभ। स्वतः मतलब अपने आप, पुनः मतलब दोबारा और लाभ मतलब लाभ। यानी कि कुत्ता उस अनुबंधन की प्रक्रिया में अपने आप ही दोबारा से कोई लाभ प्राप्त कर लेगा। अच्छा, दोबारा प्राप्त करने का मतलब ये होता है कि हमने किसी चीज को खोया है। तो हमने खोया क्या था? तो आप देखेंगे कि आप पढ़े ना आंतरिक अवरोध का नियम, जो उसने सीखा था आंतरिक अवरोध के नियम के अनुसार वो लाशराव करना क्या कर देता है? बंद कर देता है। तो उसने खोया क्या? सीखना खो दिया था। तो यानी कि यहां पे आने के बाद क्या होगा? वह पुनः उस चीज को प्राप्त कर लेगा। तो हुआ क्या? उस इंसिडेंट को देखिए कि जब पावलोव देख रहे थे कि घंटी के बजने के बाद उसके सामने जब भोजन नहीं दे रहे थे तो धीरे धीरे करते करते एक दिन वो लाशराव करना क्या करता है? बंद कर देता है। क्यों बंद कर देता है? क्योंकि उससे आशा हो जाता है, उसकी आशाएं टूट जाती हैं और वो समझ जाता है कि घंटी ही बजेगी, अब भोजन नहीं आएगा। अच्छा, इस क्रिया को हम विलोपन भी कहते हैं। विलोपन का मतलब क्या होता है? विलोपन का मतलब होता है कि जब किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के बाद आप स्वाभाविक उद्दीपक नहीं देंगे बार बार, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जीव जो है वो अनुबंधित अनुक्रिया करना बंद कर देगा। इससे हम क्या कहेंगे? विलोपन। और इस नियम को क्या कहेंगे? आंतरिक अवरोध का नियम। तो इस घटना को हम कहेंगे विलोपन, और उस नियम को जिसके अनुसार ये घटना घटित हुई है उसे हम कहेंगे आंतरिक अवरोध का नियम। तो वहां पे वो क्या खो दिया था? जो सीखा था वो खो दिया था। तो पावलोव ने क्या किया? पावलोव ने उस प्रोसेस को करना बंद कर दिया। किस प्रोसेस को? वही घंटी बजाने वाले प्रोसेस को बंद कर दिया। काफी दिनों तक वो प्रक्रिया बंद रही और अचानक से एक दिन क्या हुआ कि पावलोव आए और उस घंटी को उन्होंने अचानक से ऑन किया। घंटी बजी और उन्होंने देखा कि पावलोव का वो कुत्ता जो है वो लाशराव करना प्रारंभ कर देता। हाँ, उस लाशराव की मात्रा पहले जितनी नहीं थी, निश्चित रूप से नहीं थी, आंशिक ही थी, लेकिन जो उसने बंद कर दिया था अचानक से वह क्रिया उसने फिर से दोहरा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति को वो खो चुका था, अभी वह उसको क्या किया? स्वतः बिना किसी प्रयास के पुनः मतलब दोबारे से क्या कर लिया? प्राप्त कर लिया। इसी घटना को पावलोव ने क्या कहा? स्वतः पुनर्लाभ, जिसमें बिना किसी प्रयास के जिस सीखने को वो खोया हुआ था उस सीखने का प्रदर्शन फिर से होने लगे। तो उसे हम क्या कहेंगे? स्वतः पुनर्लाभ। तो इस प्रक्रिया को अगर हम लिखना चाहें एजुकेशन भाषा में कैसे होगा?
तो आप लिखिए स्वतः पुनर्लाभ से आशय क्या है? स्वतः पुनर्लाभ का अर्थ है कि जब अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति पुनः प्राप्त हो जाए तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वतः पुनर्लाभ कहते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया की शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेना ही क्या कहलाता है? स्वतः पुनर्लाभ कहलाता है। 6 7वां, इसमें एक तथ्य आता है आभासी अनुबंधन। आभासी अनुबंधन क्या होता है? आभासी अनुबंधन मतलब अनुबंधन तो ठीक है, चलो अनुबंधन तो हमने ऊपर समझा ही। क्या होता है अनुबंधन? आभासी मतलब क्या होता है? आभासी अनुबंधन का आशय यहाँ पे क्या था? तो उस प्रयोग को हम समझते हैं कि प्रारंभ दिनों में जब वो कुत्ते को लेके उस प्रयोगशाला में ले आते थे, बांधते थे, फिर उसके बाद घंटी भी आते थे, फिर खाना आता था, वो लाल शराब करता था, तो एक ढंग से क्या हुआ कि वो कुत्ता जो है उस पूरी प्रक्रिया को देखते 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 आदी सा हो गया। तो वो समझ गया था कि अब हम चल रहे हैं उस प्रयोगशाला के अंदर, शास्त्रीय प्रयोगशाला के अंदर जा रहे हैं, अब ये क्या करेंगे? पावला घंटी बजाएंगे, फिर खाना देंगे, फिर हमको लाल शराब करना पड़ेगा। तो वो समझ गया था कि यही सब होने वाला है लगातार। तो वो पालाव की पूरी क्रियाविधि समझ गया था कि ऐसे खाना नहीं देते हैं। ये पहले ले आते हैं, वो छोटे से कमरे में हमको बंद करते हैं, फिर घंटी की आवाज सुनाते हैं, फिर खाना देते हैं। तो वो आदी हो चुका था इसका। तो क्या हुआ, एक दिन देखा ये गया, अब सोचो कि एक अनुबंधन यहां भी क्रिएट हो गया। एक अनुबंधन तो वो था कि घंटी सुनने के बाद उसको खाने के आने की उम्मीद जगती थी कि अब खाना आने वाला है, तो उसको फिर उत्तेजना उत्पन्न होती थी, फिर वो लालसा करने लगता था। तो उसके प्रक्रिया से पहले ही आप देखिए कि अभी पालाव न घंटी बजाए न कुछ किए हैं, उसे सिर्फ वहां बाहर जहां वो बंधा रहता है वहां से उठाकर उसे प्रयोगशाला में ले जा रहे हैं। तो यहीं से भी उसका एक अनुबंधन हो गया। अब वो समझ गया ना कि अब घंटी बजेगी खाना आएगा, यानी कि अब यहां भी तो उसकी एक आशा विकसित हो गई है ना कि अंदर ले गए हैं, अब घंटी बजाएंगे, अब खाना देंगे। तो यहां पे मूल परिस्थिति, मूल प्रयोगात्मक परिस्थिति में जाने से पहले ही कुत्ता क्या करने लगा? लाल शराब करने लगा। और इसी घटना को हम क्या कहते हैं? आभासी अनुबंधन कहते हैं। तो आभासी अनुबंधन क्या होता है? प्रयोगात्मक परिस्थिति में जाने से पूर्व ही यदि जीव अनुबंधित अनुक्रिया करने लगे तो हम कहते हैं ये कौन सी घटना है? तो ये कहते हैं ये आभासी अनुबंधन है। वास्तव में कराया नहीं गया था, लेकिन ये हो गया, तो इसे हम क्या नाम देते हैं? आभासी अनुबंधन। ठीक है, जिसमें प्रयोगात्मक परिस्थिति में पहुंचने से पूर्व ही जीव क्या करता है? अनुबंधित अनुक्रिया करने लगता है। तो यहां तक इन 7 बिंदुओं के थ्रू हमने इस सिद्धांत के दूसरे पक्ष को समझा। अभी इसमें एक और तथ्य बचा हुआ है जिसे हम कहते हैं कालक्रम। आपने ध्यान दिया होगा, हमने बार बार एक बात पे जोर दिया है कि इसमें सबसे पहले क्या आता है? उद्दीपक आता है। वो भी कौन सा? अस्वाभाविक उद्दीपक। उसके बाद फिर क्या आता है? स्वाभाविक उद्दीपक। और इन दोनों के बाद फिर कुत्ता क्या करता है? लाल शराब करता है। और तभी क्या होता है? इसी प्रक्रिया के द्वारा पावलोव ने एक अनुबंधन क्रिएट किया था। अब ध्यान से देखिए कि कालक्रम में क्या है। तो कालक्रम में इन्हीं चीजों का जिक्र किया जाता है। कालक्रम, कालक्रम उन्हीं उद्दीपकों के प्रस्तुत होने के क्रम को बताया गया है। तो पावलोव ने अपने इस सिद्धांत में जो प्रयोग संपादित किया था उस क्लासिकल या शास्त्रीय प्रयोगशाला के अंतर्गत, उसमें कुल 4 प्रकार के कालक्रमों का जिक्र किया है। उसमें हम पहले कालक्रम को लेंगे, उसे हम कहते हैं समक्षणिक। समक्षणिक कालक्रम। तो कालक्रम कितने प्रकार के होते हैं? तो पावलोव ने कुल 4 प्रकार के कालक्रमों का जिक्र किया है। उन 4 प्रकार के कालक्रमों में पहला कालक्रम क्या है? पहला मतलब कोई भी पहला हो सकता है, हम आपको पहला बता रहे हैं, समक्षणिक कालक्रम। तो कीवर्ड क्या है? सम, क्षणिक, काल और क्रम। सम मतलब क्या होता है? समान, क्षण मतलब समय, काल मतलब समय। तो समक्षणिक मतलब कि इसमें जो भी कुछ होगा एक क्षण पे होने वाला है, यानी कि जो उद्दीपक प्रस्तुत हो रहे थे एक के बाद एक, वो समान क्षण पे प्रस्तुत होने वाले हैं। यानी कि हम पहले CS प्रस्तुत करते थे, उसके आधे सेकंड के बाद UCS। तो यहां पे क्या होगा? समक्षणिक कालक्रम के अनुसार इसमें CS
तथा यूसीएस। तो सीएस का मतलब क्या हो गया? सीएस का मतलब कंडीशन स्टिमुलस यानी कि अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी, और यूसीएस का मतलब अनकंडीशन स्टिमुलस यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन। तो इसमें क्या होता है? इसमें सीएस था यूसीएस जीव के सम्मुख एक साथ प्रस्तुत होते हैं तथा एक साथ हटा लिए जाते हैं। यानी कि इस प्रयोग में क्या होगा कि जो ही घंटी बजी होगी त्यों ही उस कुत्ते के सामने भोजन आ गया होगा, और जब तक घंटी बज रही थी तब तक भोजन उस कुत्ते के सामने था। जो ही घंटी बंद हुई भोजन क्या हुआ? अपने आप वहां से हट गया। तो समक्षणिक कालक्रम में सीएस और यूसीएस एक साथ उसके सामने जाते हैं और एक साथ हटा लिए जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम बढ़ते हैं इसी के साथ दूसरे कालक्रम के ऊपर। दूसरा क्या है? दूसरा है विलंबित कालक्रम। विलंबित कालक्रम। विलंबित कालक्रम क्या होता है? यानी इसमें विलंब होगा। तो विलंबित कालक्रम में होता है कि विलंबित कालक्रम के अंतर्गत किसी जीव के सम्मुख अस्वाभाविक उद्दीपक तब तक प्रस्तुत होता रहता है जब तक कि स्वाभाविक उद्दीपक नहीं आ जाता है। यानी उस कुत्ते के सामने क्या होगा? घंटी तब तक बजती रहेगी जब तक कि भोजन नहीं आ जाता है। तीसरा क्या है? इसमें आएंगे, तीसरा है संकेत कालक्रम। संकेत कालक्रम। संकेत कालक्रम का क्या मतलब होता है? यानी कि इसमें पहले एक उद्दीपक आएगा जो एक संकेत करेगा, फिर क्या होगा? मूल उद्दीपक आएगा। तो संकेत कालक्रम के अनुसार क्या होगा कि इस उद्दीपक में सर्वप्रथम अस्वाभाविक उद्दीपक आएगा और उसके कुछ ही समय के बाद क्या आएगा? स्वाभाविक उद्दीपक आएगा। यानी पहले घंटी बजेगी, उसके कुछ समय के बाद क्या आएगा? भोजन आएगा। तो संकेत कालक्रम में क्या होगा? इसमें सर्वप्रथम अस्वाभाविक उद्दीपक आएगा, उसके कुछ समय के बाद, कुछ समय यानी आधा सेकंड के बाद क्या आता है? स्वाभाविक उद्दीपक यानी कि भोजन आता है। चौथा और अंतिम क्या है? पश्चगामी। पश्चगामी कालक्रम। यानी कि अभी तक हम जिस क्रम को फॉलो कर रहे थे अब वो क्रम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो हम किस क्रम को फॉलो कर रहे थे आप ध्यान देंगे तो सीएस था, फिर यूसीएस था, और उसके बाद वो कुत्ता क्या करता था? अनुक्रिया करता था, यूसीआर के रूप में चाहे सीआर के रूप में, चाहे वो अनुबंधित अनुक्रिया करता था या तो चाहे जो। तो यहां पश्चगामी मतलब क्या? वही क्रम क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। इन द सेंस इस कालक्रम के अनुसार सर्वप्रथम हम स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करेंगे और उसके पश्चात क्या करेंगे? अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करेंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे कि पहले कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत करें और उसके बाद घंटी बजाएं, तो क्या लगता है आपको कि क्या वो कुत्ता घंटी के ऊपर ध्यान देगा? नहीं देगा, एकदम नहीं देगा। तो इस अंत वाले कालक्रम में अनुबंधन ही क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि जो पहले हम स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत कर रहे हैं उसकी क्षमता इतनी अधिक है कि कुत्ते का ध्यान अस्वाभाविक उद्दीपक की तरफ जाएगा ही नहीं जाएगा। वो किसकी ओर ध्यान देगा? पूर्णतः स्वाभाविक उद्दीपक की तरह ध्यान देगा। अगर आप देखें अपने घर पे, अगर आपके घर पे एक कुत्ता हो कोई, तो उसके सामने पहले एक रोटी फेंकिए और रोटी के बाद उसे एक अंडा दे दीजिए, तो आप देखेंगे कि वो रोटी को खाएगा। जब अंडा देंगे तो रोटी को छोड़ के अंडे को खाने लगेगा। यहां पे रोटी जो है वो कम शक्ति रखती है अपेक्षाकृत अंडे की, लेकिन अगर यही प्रक्रिया को हम उल्टा कर दें, अंडे को पहले दें और फिर रोटी फेंके, तो आप देखेंगे कि अंडे को पाने के बाद कुत्ता रोटी की तरफ ध्यान भी नहीं देगा। तो अगर ध्यान नहीं देगा तो अनुबंधन नहीं होगा। इसलिए इस सिद्धांत में अगर आप चाहते हैं कि अनुबंधन शक्तिशाली बने तो आपको ध्यान रखना है कि अस्वाभाविक उद्दीपक जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक की तुलना में कम शक्तिशाली होना चाहिए।
एक बात, और अस्वाभाविक उद्दीपक जो है वो स्वाभाविक उद्दीपक से पहले प्रस्तुत होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन चारों कालक्रमों में सबसे अच्छा अनुबंधन या सबसे शक्तिशाली अनुबंधन किस में क्रिएट होगा, तो आप कहेंगे संकेत कालक्रम में। और किस में सबसे कम या नहीं होगा, तो वो कौन सा है, पश्चगामी। पश्चगामी कालक्रम में अनुबंधन ही नहीं होगा, और होगा तो उसकी क्षमता क्या होगी, अत्यंत ही कम होगी। पूरा सिद्धांत आप लोगों को समझ में आ गया। चलते चलते चूंकि वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं कि एक लास्ट चीज आपको बता देते हैं कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का व्यवहारिक प्रयोग क्या है। हम आप मिलकर इस अनुबंधन सिद्धांत को क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि टेट में पूछेगा कि बीएड में पूछेगा, ये तो ठीक है, ये हमारे तात्कालिक उद्देश्य है, लेकिन जब हम एक शिक्षक के रूप में किसी विद्यालय में जाएंगे तब इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो वर्तमान जीवन या शैक्षिक परिस्थिति का हो, चाहे पारिवारिक परिस्थिति का हो या सामाजिक परिस्थिति का हो, किसी भी परिस्थिति में अगर आप आदतों का निर्माण करना चाहते हैं तो निश्चय ही उस आदत के निर्माण में पावलोव का यह सिद्धांत अत्यंत उपयोगी होगा। अगर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाए कि आदत निर्माण के लिए सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्धांत कौन सा है, तो पावलोव का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने परिचितों तक इसे शेयर करिए। धन्यवाद।